गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महेश कुमार बर्नवाल का जो पुस्तक है ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी ज्योग्राफी एक समग्र अध्ययन, उसमें हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देख रहे थे। उसका यह आज हम लोग का दूसरा चैप्टर है। पहले में हम लोगों ने भारत का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी भारत का जो यह मैप है, सिंपल सा इस तरह से बना लीजिए। तो मतलब इस मैप के बारे में, ये जो टोटल मैप है यह एक तरह का चट्टान से निर्मित नहीं हुआ है। इसमें भिन्न भिन्न तरह के चट्टान मिलकर इस भारत का निर्माण करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल, यानी गंगा से ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु नदी के बीच का जो विशाल मैदान है, इन सब के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से इनका निर्माण किस काल में हुआ और इसमें किस तरह के चट्टान पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह भारत का मैप है। यहाँ देखिए, भारत के मैप में जो यह क्षेत्र है यह भिन्न भिन्न तरह से जो दिखाया गया है, इसमें यह दर्शाता है यह किस किस काल में बने हुए हैं। जैसे ऊपरी पैलियोजोइक काल, निचला पैलियोजोइक काल, क्वाटरनरी, टर्सनरी, दक्कन ट्रैप, मेसोजोइक, ऊपरी प्रोटोरोजोइक यानी कि बिंदक्रम, निचला प्रोटोरोजोइक काल यानी कुडप्पा, और सबसे प्राचीन आर्कियन। यानी हम लोग इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं। सबसे प्राचीन आर्कियन समूह है। उससे पहले एक धारवाड़ आता है, धारवाड़ नदी है यानी आर्कियन है। आर्कियन के बाद में कुडप्पा आएगा, फिर बिंदक्रम, और उसके बाद में जो दक्कन ट्रैप, यानी दक्कन ट्रैप में क्या होता है तो लावा का प्रवाह होता है। और सबसे नया जो भारत का भाग है वह है उत्तर का विशाल मैदान है। और जो क्वाटरनरी तृतीय काल में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, और चतुर्थ में तो यही उत्तर का विशाल मैदान है। थोड़ा जानते हैं इसको कैसे पढ़ा जाए। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। हम लोग जानते हैं कि पहले पूरा दुनिया क्या था, एक इस तरह से महाद्वीप था। समय आया, क्या हुआ, बीच में से यह टूट गया। उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड। तो अपना भारत दक्षिण में था, तो वही उसी दक्षिण भारत को हम लोग क्या कहते हैं तो गोंडवाना लैंड है यह, जो प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा है, यानी समुद्र के ऊपर है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो कि अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम हैं, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें हैं, जो यानी मदर या फादर ऑफ जो कहिए सब यही है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो नीस व शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड नीस व बेल्लारी नीस इनमें सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस व नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण हैं। और अतः यह आग्नेय चट्टान है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा। क्लियर है। दूसरा देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। कौन तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं एवं इनमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, और ये दोनों कहाँ हैं तो कर्नाटक में है, और इसी धारवाड़ के नाम पर इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया है। अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट यानी मध्य प्रदेश, रीवा यह भी मध्य प्रदेश में है, छोटा नागपुर यानी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। लौहअयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। पहला क्या देखें, आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं, यानी ये सब क्या है तो औषधि चट्टानें हैं। सिंपल सा बात याद कर लीजिए, जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, परंतु इनमें भी जीवाश्मों का अभाव है। कृष्णा घाटी, नल्ला मल्लाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाघानी
व चियार घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती है। चौथा देखिए बिंद क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक विस्तृत है। यानी यहाँ पर राजस्थान है और यहाँ पर बिहार है। इतना बड़ा क्षेत्र में इस कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार है। बिंद क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। पचमा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, यानी यह सबसे नया हो गया। तो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्व है, यानी महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं और इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। छठा है यानी दक्षिण भारत में सबसे नया कौन है? दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। महाकल्प क्या हो गया? मेसोजोइक यानी जीरा हो गया। प्रखंड उसका क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ। दरारी उद्भेदन यानी आजकल हम लोग जो टीवी पर देखते हुए न्यूज में हवाई आइलैंड में हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, लेकिन मरने वाले लोगों या हताहतों की संख्या कभी नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही दरारी उद्भेदन होता है। दरारी उद्भेदन मतलब क्या? उसमें से जो लावा निकलेगा वह पृथ्वी के पोर से यानी छिद्र से या दरारों से आसानी से निकल जाएगा और पूरा में फैल जाएगा, यानी लावा पतला है। वही सुनते होइएगा कराकाटोआ विस्फोट, ताल ज्वालामुखी का विस्फोट, इक्वाडोर में चेम्बाराजो में विस्फोट वहाँ होता है, तो वहाँ पर बहुत ही जान माल की हानि होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो लावा है वह मोटा है, घना है, अतः वह क्या करेगा? वह जो ऊपर की पपड़ी है उसको फाड़ कर इस तरह से निकलेगा और यह गुंबद नुमा एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जो कालांतर में क्या होगा? तो पर्वत का रूप धारण कर लेता है। सिंपल सी बात है। तो दक्कन में क्या मिला? दरारी उद्गार हुआ था एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे ढक गया। इस क्षेत्र में 600 से लेकर 1500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बैसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक काल में यानी कल्प में हो गया था। अब आगे देखिए प्रायद्वीपीय पठार का महत्व जब है तो इसका महत्व क्या है? भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं, अतः यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिससे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय एवं अपरदन से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट यानी याद देखिए, यह पश्चिमी वाला इलाका पश्चिमी घाट, पूर्व वाला पूर्वी घाट है। लेकिन घाट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह पश्चिमी क्या है? तो यह पहाड़ है और इसके पीछे मैदान है, और यह पूर्वी घाट है यानी पूर्व का यह पहाड़ है पूरा, लेकिन यह कटा फटा है, इसके आगे यह सब मैदानी क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्र की ढलानों की बात हो रही है, जिस पर मसालों, चाय, कॉफी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सागवान, देवदार, अबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक रूप से उपयोगी सदाहरित वन पाए जाते हैं। इस पठार के आंतरिक भागों के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियां मिलती हैं, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाए। यानी जहाँ पर घास है वहाँ पर पशुपालन नॉर्मल सी बात है, संभव है। प्रायद्वीपीय पठार में सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइड, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से यह क्षेत्र संपन्न है। जर्मनी के रूर प्रदेश के समान छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है।
इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। अब उत्तर की विशाल पर्वतमाला देख लेते हैं। भारत के उत्तर में स्थित, यानी भारत के यह उत्तरी भाग की बात हो रही है, यानी यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसी तरह से आइए तो यहाँ पर आपका सिक्किम मिलेगा, आगे असम, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजर कर संपन्न हुआ। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, कोबर महोदय का भूसन्निधि सिद्धांत एवं मोर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर महोदय ने क्या कहा कि ऊपर यह पूरा क्या था, तो अंगारा लैंड का भाग यानी यूरेशिया था। यहाँ पर नीचे क्या हो गया, यह क्षेत्र, तो यह दक्षिणी भारत है, दक्षिणी का पठारी क्षेत्र है। इसका मूवमेंट किस तरह से हुआ, इस तरह से, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ आया, हल्का पूर्व की तरफ इसका मूवमेंट था। बीच में आज हम लोग जो मेडिटेरियन सी देखते हैं वह पूर्व, उसका नाम पहले टेथिस सी बताया गया है, क्योंकि यह पूरा इसका विस्तार क्षेत्र था। धीरे धीरे इस तरह से दोनों में मूवमेंट हुआ और पास में आते आते यहाँ पर प्रेशर बढ़ा और दोनों तरफ की जो नदियाँ थी, या दक्षिण भारत की नदी हो या उत्तर यानी यूरेशिया की नदियाँ, इन सब ने अपना जल इसमें गिराते चला गया और समय के साथ इसमें मलबा का जमा हुआ और दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने के कारण इनका उठान शुरू होता है, जिस कारण क्या होगा, कहीं पहाड़ बना, बीच में मैदान हो गया और इधर पठारी क्षेत्र है और इधर तिब्बत का पठार, इसका निर्माण हो गया। यही कोबर की भूसन्निधि का सार है। कोबर ने भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना कहा है। ये भूसन्निधियां लंबे, सक्रिय व छिछले जलीय भाग हैं। उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्निधि थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों भूमि के अवसाद टेथिस भूसन्निधि में क्रमिक रूप से जमा होते रहे एवं इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, यानी जमा होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्र भूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे क्यूलुन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण होता है। वलन से प्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत के पठार का नाम से जाना जाता है, यानी हिमालय का उत्तरी क्षेत्र। वर्तमान में मोर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की उपयुक्त व्याख्या करता है। यानी प्लेट विवर्तनिकी में क्या है, पूरा पृथ्वी है, यह मुख्य रूप से 6 बड़े प्लेट और 20 छोटे छोटे प्लेट में इस तरह से टूटा हुआ है। जैसे यह यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर प्रशांत पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पर इंडो बर्मन या ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहेंगे, यह अफ्रीकन प्लेट है, इसी तरह अरब प्लेट है, यहाँ पर नस्का प्लेट है, यह उत्तर अमेरिकन प्लेट है। क्लियर है। और इन सब प्लेटों का क्या है, तो आपस में मूवमेंट है, और जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा, जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो क्या होगा, जो भारी है वह नीचे चला जाएगा, जो हल्का है वह ऊपर आएगा। ये तो क्लियर बात है। लेकिन साथ में जब दोनों में ज्वाइंट होगा, यहाँ पर बैंड पड़ेगा, तो बैंड में क्या होगा, यहाँ देखिए, इस तरह से दोनों प्लेटों का आपस में एक दूसरे के दोनों नज़दीक आएंगे तो बीच का क्षेत्र में प्रेशर पड़ेगा और ऊपर नीचे इस तरह से मोड़ होगा और इसी मोड़ से मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। सिंपल सा बात है। यानी 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिससे टेथिस के अवसादों में अवलन पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान आरंभ हो गया। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण होता है। यानी कि हिमालय है जो केवल एक भाग नहीं है, इस तरह से हिमालय है। यानी सबसे पहले काराकोरम, यानी यह हिमालय से भी, या इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद यानी हिमालय को अगर हम लोग बांटे, 1 मिनट, उत्तर से दक्षिण की तरफ तो ऐसे बांटेंगे। यहाँ पर काराकोरम रेंज है या तिब्बत का पठार या कुल्लू सेल कहिए। उसके बाद महान हिमालय है, पूरा में विस्तार है। उसके बाद मध्य हिमालय है और सबसे अंत में चौथा है क्या है, वो शिवालिक है। 1, 2 यह 4 श्रेणी में बटा हुआ है। तो वही कह रहा है कि सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। इसका औसत ऊंचाई
6000 मीटर है। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना और इन सब के ढहने से कहा जाता है गिरने से शिवालिक का निर्माण, यानी इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में शिवालिक का निर्माण होता है। क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन व होलियोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा। हिमालय यह एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप को क्या कहते करेवा, कहाँ तो यह जम्मू कश्मीर इसका नाम है करेवा, हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने के संकेत देते हैं। हिमालय है तो इसका महत्व क्या है? पहला तो यह भारत का प्रहरी है, दूसरा भारत का संरक्षक है, तीसरा जो भारत में जो भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, मानसून का जो विकसित रूप है या पैटर्न है, सबके पीछे हिमालय ही जिम्मेवार है। जो सततवाहिनी नदियां हैं उन सब के पीछे हिमालय ही है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से अलग है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जाड़ों में चलने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हिमालय नदियों को सततवाहिनी भी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षा वाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती हैं। सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकाली गई नहरें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, जिनसे उत्तर भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण हो पाया है। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन हैं। इसकी जटिल भूगर्भीय के संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव न हो पाया है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे धात्विक संसाधन भी उपलब्ध हैं। वन संसाधनों के अंतर्गत यहाँ पर सागवान, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नोलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी हैं। इस वन क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, जिस पर देश का आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियों पर यहाँ के पशु यानी भेड़ बकरी निर्भर रहते हैं। हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल भी है। वास्तव में हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है। आगे देखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंध के बीच का क्षेत्र, इसका निर्माण क्वाटरनी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भूसन्नति के निरंतर सकरा व छिछला होने एवं हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुरानी जलोढ़ बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मतलब कि जहाँ अब बाढ़ न आता है उसको बांगर कहते हैं, और नए जलोढ़ यानी जिसको खादर कहते हैं, यानी यहाँ पर अभी भी बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष आता है। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र मिलते हैं। मैदानी भागों का महत्व, मैदानी भागों की उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे हमारी जनसंख्या व पशुओं को आहार व अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार मौजूद है, जिनसे लोगों की सिंचाई एवं पेयजल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है।
औषधि भूगर्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार हैं। भूमि के प्राय समतल होने के कारण इस क्षेत्र में सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सका है, जिस कारण यह क्षेत्र आज सघन आबादी वाला क्षेत्र या सभ्यता का पालना कहें तो सही मतलब कि गलत न होगा। तो आज हम लोग क्या देखे, तो आज हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जान लिए। अगली बार मिलेंगे तो किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।